नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरिद्वार का दौरा किया। हरिद्वार पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस दौरान उनके पति और पुत्र भी उनके साथ थे। अपने दौरे के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री ने गंगा स्नान किया और हर की पौड़ी पर गंगा पूजन किया और मां गंगा की आरती की। दिल्ली की मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर हरिद्वार पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पीछे हो जाओ यार, सलाम पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ यार, लाइट कड़ी है यार। जितना सलूट सलाम सच। जून का पहला संडे देहरादून वासियों के लिए बेहद खास रहा, जब सैकड़ों की संख्या में लोगों में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर साइकिल रैली में सैकड़ों प्रतिभागियों के साथ खेल मंत्री रेखा आर्या ने साइकिल रैली का नेतृत्व किया। संडे ऑन साइकिल रैली सुबह 6:30 बजे पवेलियन ग्राउंड से शुरू हुई और NIVH के गेट से वापस पवेलियन ग्राउंड में समाप्त हुई। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सैन्य भूमि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने का उनका सपना तब पूरा होगा जब यहां हर घर से एक खिलाड़ी निकलेगा। रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश के गांव-गांव और छोटे कस्बों में खेल मैदान और मिनी स्टेडियम बनाने के पीछे यही संकल्प है। उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड में घर घर से सैनिक निकलते रहे हैं, ठीक उसी तरह हर गांव गली में खेलों में चैंपियन पैदा हों। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग फिटनेस का बहुत अच्छा साधन है और इससे हमारी सेहत सुधरने के साथ साथ पर्यावरण की सेहत भी सुधरेगी। खेल मंत्री ने आम लोगों को आह्वान किया कि वे साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। खेल मंत्री ने प्रतिभागियों को फिटनेस अवेयरनेस की शपथ भी दिलाई। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 3,23,00,000 रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की। कैंप कार्यालय पर धनराशि लाभार्थियों की खातों में डीबीटी करने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस योजना में प्रदेश सरकार 2020 से ही कोरोना महामारी के समय अभिभावकों को खो देने वाले बेसहारा बच्चों को प्रतिमाह 3,000 रुपये की सहायता राशि देती है। इस योजना के तहत मार्च 2025 तक का धन पहले ही जारी कर दिया गया था। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि अप्रैल में 5,415 लाभार्थियों को कुल 1,62,45,000 रुपये शनिवार को जारी किए गए, जबकि मई महीने के लिए कुल 5,358 लाभार्थियों के 1,60,74,000 रुपये की धनराशि जारी की गई। इस योजना के तहत लाभार्थी के 21 वर्ष के हो जाने या बालिका लाभार्थियों के विवाह या लाभार्थी के सेवायोजित हो जाने के बाद वे योजना से बाहर हो जाते हैं। सब लोग जानते हैं कि हमारे जब कोविड काल चला था, तो उस कोविड कालखंड में हमारे ऐसे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक नहीं रहे या जिनके अभिभावकों में से एक सदस्य रहा या जिनके परिवार में कमाऊ सदस्य नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों को वात्सल योजना के साथ में हम लोगों ने जोड़ा था। निश्चित रूप से इस वात्सल योजना के माध्यम से ऐसे ही हमारे वंचित बच्चे जिनके अभिभावक नहीं रहे हैं, उनको सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की ओर से, जो कि उनके मामा की भूमिका निभाते हैं और मैं स्वयं उनकी बुआ की भूमिका निभाती हूँ, हम लोगों ने वात्सल्य में कवर बच्चों को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का व्यवस्था बनाई थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते यानी कि 2020 से लगातार ये व्यवस्था चली आ रही है और आज बढ़ते बढ़ते जो है ये व्यवस्था का आज हम लोगों ने या मुझे आज पहले ये अवसर मिला कि कोविड का जो हमारा बच्चों का प्रति बच्चा 3,000 रुपये हम लोग मासिक देते हैं। 2 माह का यानी कि अप्रैल और मई माह का धनराशि आज उनके खातों में डीबीटी कर दी है। निश्चित रूप से हमारे ये बच्चे इस धनराशि को प्राप्त करते हुए, चाहे वो शैक्षिक हो या अपने ज़रूरत के स्तर पर उनको जो आवश्यकता पड़ती हो उसकी आपूर्ति कर पाते हैं। आज पूरे प्रदेश भर के हमारे
358 बच्चे आज वात्सल्य योजना का डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही लगभग 3 करोड़ 23 लाख की धनराशि के साथ में यह डीबीटी की गई है। मैं समझती हूँ कि ये निर्बाध तरीके से जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के नेतृत्व में लगातार ये डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है, ये बताता है कि हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए कितना प्रतिबद्ध है, कितनी संवेदनशील है। क्योंकि अभी तक मैं समझती हूँ कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की रुकावट इनके भुगतान के संदर्भ में कभी नहीं आई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत अभिवादन करती हूँ। राज्य स्तरीय खेल परिषद उत्तराखंड के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार हेमराज बिष्ट खटीमा दौरे किया। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार दर्जा राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट ने सीएम धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट नवनिर्मित वन चेतना मैदान चकरपुर खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी जानकी कार्की सहित अन्य खेल प्रशिक्षकों से दर्जा मंत्री बिष्ट ने खेल स्टेडियम के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। खेल स्टेडियम चकरपुर के निरीक्षण के उपरांत दर्जा मंत्री हेमराज बिष्ट स्थानीय पत्रकारों से रूबरू हुए। इस अवसर पर खेल परिषद उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में खेल परिषद की अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जिस पर वे सीएम धामी के विश्वास पर खरा उतरने हेतु राज्य भर का भ्रमण कर खेल स्टेडियम का निरीक्षण कर खेल सुविधाओं का बेहतर करने के प्रयास की कवायद में जुट चुके हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और धाकड़ धामी जी को, जिन्होंने खेल परिषद जैसी अहम जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। क्योंकि खेल परिषद अपने आप में एक बहुत बड़ी काउंसिल है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी आशाओं पर खरा उतरूँ। उन्होंने जो विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है, पूरे प्रदेश में घूमकर जो अपने सारे स्पोर्ट्स स्टेडियम है उनको घूमकर उनका निरीक्षण कर मैं वो देख रहा हूँ। और उसी सिलसिले में आज मैं खटीमा आया हूँ और इधर के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़ोर स्वागत किया। और यहाँ स्थानीय अभी जो हमारा नया जो स्टेडियम बना हुआ है चकरपुर वन चेतना मैदान में, जो माननीय मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो तो विशेष एक प्रोजेक्ट है, उसको देखने के लिए आया था और बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर बनाया का हमारे खटीमा में एक स्टेडियम। अभी इसको सहेजने की और संभालने की आवश्यकता है। अभी इस पर अभी तो शुरू हुआ है, अभी खेल विभाग को हैंड ओवर हुआ है, तो अभी इस पर हम लोग 3 गेम शुरू करने वाले हैं। तो प्रशिक्षण 3 गेम का हम शुरू करने वाले, एक बॉक्सिंग, एक एथलेटिक और एक मलखम्ब। चौथा मैंने आज खेल विभाग के जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर उनको निर्देश किया कि योगा भी शुरू कराएं। और बहुत अच्छी दिव्य और भव्य बिल्डिंग है। इसमें इंडोर स्टेडियम है उसके अंदर, उसमें हम लोग इंडोर बॉक्सिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन कर सकते हैं, टेबल टेनिस कर सकते हैं और बैडमिंटन का कर सकते हैं। बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो इंडोर में हो सकते हैं और भविष्य में की और भी उसमें हम संभावना तलाशेंगे और उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी शुरू हुआ है तो भविष्य में ये खटीमा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस खटीमा की धरती में जो खेल का क्रेज है और जो अभी नेशनल गेम में और खेलो इंडिया में भी खटीमा के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 100 कुछ बच्चे जहाँ से जो प्रतिभागी थे, तो ये बड़ा बधाई के पात्र खटीमा के लोग। इस खटीमा की धरती से इतना सा क्रेज है, अभी हम उसको आगे बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे। कोविड के मामले एक बार फिर पैर पसारने लगे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी की जानकारी देते हुए डीजी हेल्थ कार्यवाहक सुनीता टमटा ने बताया कि देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोविड के मामले आए हैं। प्रदेश में गतिमान 4 धाम यात्रा की दृष्टिगत स्वास्थ्य की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देश पर काम किया जा रहा है। कोविड को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी है। आइसोलेशन वार्ड हो या ऑक्सीजन प्लांट हो, इसके अलावा मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसमें राज्य की स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो इस बार वेरिएंट आया है ये खतरनाक नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके सिम्टम बुखार, खांसी, जुकाम के रहते हैं, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखिए ऐसे है, जैसे कि डेंगू आपको पता है कि जनरली मई एंड और जून में ही हमारा आता था, लेकिन इस बार थोड़ा पहले ही रिपोर्टेड हुआ है। तो हमारे सारे निर्देश हमने जिलों CMOs को दे दिए हैं कि उनको किस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट है सोर्स रिडक्शन। तो क्योंकि आपको पता ही है कि साफ पानी में ये पनपता है, तो सोर्स रिडक्शन का कार्यक्रम हमारे पूरे जनपदों में भी गया है
और साथ ही जो है अपने को बचाव के लिए अगर कोई अगर डेंगू का पेशेंट आ गया तो वार्ड में हमारा आइसोलेशन वार्ड हमारे तैयार रहते हैं, डेंगू वार्ड वो भी हमारे हैं, दवाइयाँ हमारी उपलब्ध हैं और ब्लड बैंकों में भी अगर प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़े तो वो भी हम लोगों के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सारे ब्लड बैंकों को अप टू डेट रखें और कैंप्स वगैरह लगाएं और दवाइयाँ हमारी सारी जगह पहुँची गई हैं जो डेंगू के होते हैं। अभी ऐसा कोई सीरियस केस नहीं रिपोर्ट हुआ है। 20 मतलब अभी तक 71 का हमारा खाता है, उसमें से जो है मोर देन 60-70% तो हमारे रिकवरी है, तो कुछ ही हमारे एक्टिव केसेस हैं, लेकिन ऐसे कोई सीरियसनेस की उसमें ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है अभी तक, तो इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन हमको अपना बचाव कार्य, अपना सतर्कता और अपना जो सोर्स रिडक्शन है और प्लस दवाइयाँ हैं और अपना जो हम लोगों का घर घर अभियान हमारा चल रहा है आशाओं के द्वारा और स्पेशली हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, इसमें हमने वॉलंटियर्स भी हमने तैनात कर रखे हैं हमारे विभागों के द्वारा, तो उनके द्वारा भी सोर्स रिडक्शन किया जा रहा है। तो हमारे लगभग मतलब काफ़ी पर डे हमारे जो खाता है काफ़ी सोर्स रिडक्शन का भी हो रहा है और अन्य विभागों से भी हमारी मीटिंगें हुई हैं क्योंकि इसमें और विभागों का भी भागीदारी बहुत ज़रूरी है सोर्स रिडक्शन में। तो ये हमारे द्वारा जो इंटर सेक्टोरियल मीटिंग है ये भी कराई जा चुकी है और जनपदों को सारे निर्देश दे चुके हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालय भ्यूडार वैली में स्थित यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क इस ग्रीष्मकाल के लिए पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए खोल दी गई है। जैव विविधता से भरी ब्रिटिश पर्वतारोही और वनस्पति विज्ञानी फ्रैंक स्मिथ की खोजी इस घाटी में प्रकृति प्रेमियों को हिमालय फ्लोरा फ्यूना से लेकर प्राकृतिक नज़ारों का दीदार बेहद नज़दीक से होता है। अपने प्राकृतिक आवास में ही उगने वाली दुर्लभ अल्पाइन पुष्पों की सैकड़ों प्रजातियों के साथ साथ बेशकीमती जड़ी बूटियों के लिए पहचानी जाने वाली इस वैली के प्रवेश द्वार रविवार को प्रातःकाल द्वार पूजन के बाद खोल दिए गए। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की वन क्षेत्र अधिकारी चेतना कांडपाल की अगुवाई में इस नंदन कानन को आम पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के फूलों की घाटी खोल दी गई। इस विश्व धरोहर फूलों की घाटी आने वाले पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क परमिट चार्ज भी पार्क प्रशासन द्वारा ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी कर दिया है। ऐसे में पर्यटक वैली आने के लिए एडवांस में भी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर घाटी में भ्रमण करने का ऑनलाइन प्रवेश परमिट हासिल कर सकते हैं, जो भारतीय पर्यटकों के लिए 200 रुपये प्रति पर्यटक और विदेशी पर्यटकों के लिए 800 रुपये प्रति पर्यटक की दर से शुल्क लिया जा रहा है। चारधाम यात्रा जहां चरम पर चल रही है, वहीं उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में यात्री भारी संख्या में देखने को मिल रही हैं। गंगोत्री मंदिर समिति व प्रशासन द्वारा की गई व्यापक व्यवस्थाओं एवं तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु तैनात सुरक्षा बलों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयंसेवकों के सहयोग से यात्रा मार्गों पर शांति एवं अनुशासन बना हुआ है। गंगोत्री धाम में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु पवित्र भागीरथी नदी के स्नान घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने के उपरांत कतारबद्ध होकर अत्यंत सहजता एवं श्रद्धाभाव से मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। गंगा पुरोहित राकेश सेमवाल का कहना है कि जो श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन के लिए गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं, उन्हें प्रशासन व मंदिर समिति द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है। जो श्रद्धालु अपने पितरों को भोग लगा रहे हैं, उन्हें मां गंगा अपना आशीर्वाद देकर उन्हें अपने गंतव्य की ओर भेज रही हैं। मैया की जय। मैं गंगोत्री धाम से राहुल तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम राकेश सिंहवाल। आज गंगोत्री धाम में बहुत अच्छी भीड़ है, बहुत सुहाना मौसम है और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगे के दर्शन एवं यहाँ पर पूजा अर्चना अपने अपने तीर्थ पुरोहितों से पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि संपन्न करवाए और हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार एवं श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम का कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की है। यात्रियों के दर्शन के लिए यात्रियों के नहाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और दिन प्रतिदिन यहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारतवर्ष और समस्त विश्व के समस्त सनातन धर्मियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग आएं और माँ गंगा के दर्शन करें, यहाँ पर पुण्य अर्जित करें और अपने पितरों के तर्पण एवं पिंडदान के उपरांत अपने तीर्थ पुरोहित से यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करके जाएं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, बोले गंगा मैया की जय। अंकित भंडारी हत्याकांड को लेकर राजकोट से आए फैसले के बाद जगह जगह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंकिता हत्याकांड में तीनों आरोपियों को उम्र कैद और अर्थदंड लगाए जाने को न्यायिक फैसला बताते हुए कहा
कि अभी ईश्वरीय फैसला बाकी है, क्योंकि आज तक उसे वीवीआईपी का पता नहीं चल पाया है, जिसके लिए पूरी साजिश रची गई थी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सरकार वीआईपी पर आज भी मौन है और आगामी 2027 के चुनाव में कांग्रेस इस प्रमुख मुद्दा बनाएगी और कांग्रेस की सरकार आई तो इस मामले में साक्ष्य मिटाने वाले, बुलडोजर चलाने वाले उन सभी पर कार्रवाई होगी और अंकिता भंडारी हत्याकांड पर फिर से एसआईटी जांच कराई जाएगी। न्याय के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण दिन है और आज लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पत्रकारिता दिवस है, लोकतंत्र के प्रहरियों के का दिवस है आज। तो आपको तो मैं बधाई देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा के द्वारा निकाली जा रही सिंदूर यात्रा को लेकर लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है। भाजपा नेता का ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के दौरान सिंदूर वितरित करने को लेकर उड़ रही अफवाहों पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून में भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि विपक्षी दल फेक न्यूज़ को एक एजेंडा की तरह प्रसारित कर रहे हैं, जो सही नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा की तरफ से तिरंगा यात्रा में सिर्फ यात्रा निकालने का काम किया गया और सेना के शौर्य को बताने का काम हुआ है और कहीं भी सिंदूर नहीं बांटा गया। देखिए, मैं आपसे कहूंगी कि विपक्ष जो है अब उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो फेक न्यूज और जो ट्रोल हैं उनकी बातों पर वो विश्वास करके, उनकी बातों को देखकर, और मुझे लगता है विश्वास भी नहीं, उसको एक प्रोपेगेंडा की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। और जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़े बयान देती हैं, उनको अपने प्रदेश में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं है, सांप्रदायिक दंगे उनके प्रदेश में लगातार होते रहते हैं उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उनको ये चिंता है कि ये सब सिंदूर यात्रा, आखिरकार सिंदूर ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ कैसे। तो आप ये देखिए कि ये लोग देश के साथ खड़े हैं या देश के विरुद्ध दूसरी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। और केवल ममता बनर्जी नहीं, मैं कहूंगी कि विपक्ष भी इसमें बहुत छोटा हो जाता है जब किसी भी आप फेक न्यूज पर विश्वास करके और आप उस पर बयानबाजी करने लगते हैं, क्योंकि सिंदूर बांटने का कोई भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया गया, नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक सक्सेसफुल सिंदूर ऑपरेशन जो हमने किया, उसके लिए सिंदूर यात्राएं निकाली, हर जगह निकाली गई और देश भर में इनको निकाला। और सिंदूर यात्रा में सभी ने हमारे सैनिकों को बल दिया, उनके लिए जो नारे लगाए, उनके लिए उनकी और लंबी आयु के लिए कामना की। इस तरह के जो कार्यक्रम थे वो भारतीय जनता पार्टी ने करे और घर घर सिंदूर बांटने का कोई भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया गया। ये पूरी तरह से निराधार है, फेक न्यूज है और ये केवल। रुड़की की रामपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष परवेज सुल्तान को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के द्वारा रामपुर में घुसने पर गोली मारकर जान से मार देने की धमकी दी गई, जिसके बाद परवेज सुल्तान के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। बता दें कि रामपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतने के बाद से ही कुछ दबंग परवेज सुल्तान की जीत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते दबंगों के द्वारा 4 बार परवेज सुल्तान पर हमला किया जा चुका है। 2 दिन पहले भी अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाश परवेज सुल्तान के कार्यालय पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने परवेज सुल्तान के एक दोस्त को धमकी देते हुए कहा कि परवेज सुल्तान को कह देना कि अगर रामपुर में आया तो गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। घटना यह है, जब से मैं रामपुर नगर पंचायत से चेयरमैन बना हूँ, तो जो मेरा विपक्ष है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं चेयरमैन हूँ। खुद काम कर नहीं पा रहे हैं और अगर मैं गांव रामपुर में काम करने का प्रयास करता हूं तो विपक्ष उसे रोकने का काम करता है। रोज एक नई फिल्म, मेरे पास लगातार 4 मेरे ऊपर हमले हो चुके हैं। उनका यही है बस कि किसी भी तरह हम परवेज सुल्तान की हत्या करा दें और रोज एक सुबह नई सोच। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति होने पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने पदोन्नत अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने पदोन्नत अधिकारियों को बधाई देते हुए निरीक्षक पद के अलंकरण से अलंकृत किया। उधम सिंह नगर की जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मंडुआ खेड़ा में महिला की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गृह क्लेश के चलते पति ने ही धारदार हथियार से वार कर अपनी पत्नी के मौत के घाट उतार दिया है।
इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर मामले की जांच शुरू की। मृतक की पहचान नीमा के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि नीमा की 10 साल पहले राहुल से शादी हुई थी। डोईवाला के थाना भोगपुर दाबड़ा क्षेत्र में जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर संस्थाएं बेहतर शिक्षा बच्चों को प्रदान कर रही हैं। इसी क्रम में सरस्वती शिशु मंदिर द्वारा बच्चों के लिए वैन उपलब्ध करवाई गई है। वो हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो हमारे भारतवर्ष का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है, यदि हम उसको रीड करना चाहते हैं तो बच्चों और माताओं पर हमें विशेष फोकस करना है और इसी के लिए हमारी राज्य सरकार ऑनरेबल सीएम प्रयासरत है। हमारी जितनी भी सोशल इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप देखेंगे कि उसमें से एक मेजर चंक हमारे बच्चों महिलाओं के विकास, पोषण और समृद्धि के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। उसका कारण यही है कि जो इसके आउटपुट है, रिटर्न्स हैं। डोईवाला वन विकास निगम की ओर से सौंग नदी बक्सरवाला कालूवाला में स्वीकृत खनन प्लॉट के विरोध में क्षेत्र के ग्रामीण और किसानों ने तहसील परिसर में जोरदार नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि नदी में खनन कार्य का असर क्षेत्र के कृषि पर पड़ेगा। खनन होने से सिंचाई व्यवस्था बाधित होगी। शनिवार को कालूवाला और माजरी ग्रांट आदि ग्राम पंचायत के तमाम किसान तहसील मुख्यालय पहुंचे और खनन के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष डबल सिंह भंडारी ने कहा कि स्वीकृत खनन से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी, जिसका खामियाजा क्षेत्र के हजारों किसानों को भरना पड़ेगा। माजरी ग्रांट के ग्राम प्रधान अनिल पाल ने कहा कि खनन स्वीकृति लॉट के लिए किसानों का पक्ष नहीं देखा गया, जिससे किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि रविवार कल खनन के विरोध में रणनीति तैयार की जाएगी। इसकी मुख्य वजह ये है कि जो सौंग नदी का एक पर्टिकुलर 2 किलोमीटर का एक पार्ट है जो जौली नहर के हेड से शुरू होता है और अल्लाह रखी नहर के हेड तक जाता है। लगभग 2 किलोमीटर का ये पार्ट है सौंग नदी का, जिसमें राउंड द ईयर पानी रहता है। और जितनी नहरें हैं इस क्षेत्र में, जितनी भी नहरें हैं, सब उसी 2 किलोमीटर पार्ट के अंदर से निकलती हैं। जो एक तरह से मैं अगर ये कहूँ कि ये लाइफ लाइन है इस इलाके की, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो जो नहरें वहाँ से निकलती हैं उनसे लगभग 40,000 बीघा जमीनों की सिंचाई है। और पिछले 5 साल, पिछले बार भी 5 साल। उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।